चलिए हम लोग जो है 2023 का पेपर कैसे आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं पूरा पेपर, फिजिक्स के पेपर को। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन जो पेपर था आपका एनसीईआरटी बेस्ड टोटल था। 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे थे थोड़ा सा हटके थे, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़े हुए हो तो उनको भी कर सकते थे। क्वेश्चंस जो हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन क्वेश्चन थे जो रिपीट होते हैं, बाकी बैठ के बनाया हुआ पेपर था। ऐसा लगता है किसी इंटर के लेक्चरर जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने बनाया था। तो बेसिक क्वेश्चन से कंपटीशन टच के क्वेश्चंस नहीं थे। अभी तक का जो पेपर बना सबसे इजी पेपर आपका ये था इस साल का। तो इसमें जो उम्मीद है कि लड़के अच्छा स्कोर करेंगे। तो अब इसमें हमने जो इसका एनालिसिस किया है, टॉपिक वाइज ब्रांच वाइज एनालिसिस किया है। तो ब्रांच और टॉपिक ही हमने आपको पूरा लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स में हम आते हैं। मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का 1 क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन 2 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर का आपका 1 क्वेश्चन, वेक्टर का 1, सर्कुलर मोशन 1, प्रोजेक्टाइल 1, मोशन इन 1 डायमेंशन 2, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन 2, अंडर ग्रेविटी 2, फ्रिक्शन 1। टोटल 14 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स थे। तो ये जो क्वेश्चंस थे मैकेनिक्स में आपकी इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया, अदरवाइज 7-8 क्वेश्चन हुआ करते थे। और यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में एवरेज जैसे था वैसे, सरफेस टेंशन 1 क्वेश्चन, फ्लो ऑफ लिक्विड 1 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी 1 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चंस थे। हीट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का 1 क्वेश्चन, कार्नोट इंजन 1 क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन आपके थे। वेव एंड ऑक्सीलेशन स्टेशनरी वेव का 1 क्वेश्चन, एसएचएम का 1 क्वेश्चन, टोटल आपके 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोस्टैट में आते हैं तो कूलम्स लॉ जो है यहाँ पर वो 3 क्वेश्चन अब इन्होंने बढ़ा दिया, अदरवाइज 1 क्वेश्चन। फील्ड एंड पोटेंशियल वाले चैप्टर्स रहता था। कैपेसिटेंस का 1 क्वेश्चन, तो ये लगभग ये रहता था। तो टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बढ़ाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक कंडक्शन के 2 क्वेश्चंस थे और सर्किट सिंपल सर्किट के 3 क्वेश्चंस थे, टोटल 5 क्वेश्चन। तो ये ब्रांच इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया, अदरवाइज 3 या 4 मैक्सिमम क्वेश्चन रहते थे, तो 4-5 इन्होंने ज़्यादा कर दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम आते हैं तो अल्टरनेटिंग के 3 क्वेश्चन, एवरेज 1 क्वेश्चन आता था, यहाँ 2 बढ़ाया। मैग्नेटिक इंडक्शन के 2 क्वेश्चन 1 होता था, मैग्नेटिक फील्ड का 2 यहाँ भी बढ़ा दिया। तो एवरेज मैग्नेट में आपका आता था 4 क्वेश्चन आता था, 7 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन यहाँ बढ़ा दिया। ऑप्टिक्स में आते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले में, तो 1 क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब वेव ऑप्टिक्स से 1 रख दिया है। रेफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस से 1 क्वेश्चन हो गया, रेफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सर्फेसेस से 2 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन। तो लाइट को इन्होंने बैलेंस रखा हुआ है। मॉडर्न में आते हैं, मॉडर्न में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1 क्वेश्चन, एक्सरेज जनरली नहीं आ रही थी सर, जबकि 1 क्वेश्चन कर दिया। रेडियो एक्टिविटी 1 क्वेश्चन आता था, ये भी एवरेज है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की इन्होंने 2, 1 बढ़ा दिया यहाँ पर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 क्वेश्चन एवरेज है। मैग्नेटिक वेव के 2 क्वेश्चन 1 यहाँ इन्होंने बढ़ा दिया, अदरवाइज 1 आता था। सेमीकंडक्टर का 1 क्वेश्चन, ये एवरेज है। टोटल 7 क्वेश्चन होते थे मॉडर्न में, अब कि इन्होंने 9 क्वेश्चन कर दिए। तो ये ब्रांच वाइज एनालिसिस थी। अब हम आते हैं कि टफ और इजी पेपर्स क्वेश्चन कौन से थे उनके बारे में आ जाते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह ये इन सब के बारे में आ रहे हैं। तो इसको हम जो है यदि इसको एनालिसिस करते हैं कि कितनी न्यूमेरिकल्स थे, कितनी थ्योरी थी, तो ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके टोटल 40 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 50। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके 6 थे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि न्यूमेरिकल पर आप ध्यान दीजिए। आप थ्योरी में पीएचडी करते रहते हो, थ्योरी से कुछ होता नहीं है। थ्योरी उतने देखिए दोनों की ज़रूरत है, थ्योरी भी ज़रूरत है, न्यूमेरिकल भी ज़रूरत है, लेकिन न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़रूरत है। थ्योरी आप बहुत ज़्यादा पीएचडी कर, यहाँ तक हम लोग साथ जो है साइंटिस्ट लोग भी पढ़ाए हुए, लेकिन न्यूमेरिकल जब लड़के पूछने जाते थे तो वहाँ वो वाइब्रेट करते थे, नहीं कर पाते थे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के केवल 6 क्वेश्चन हैं। आप लिमिटेशन में रहिए, दोनों जब तक बैलेंस नहीं पढ़ोगे फिजिक्स नहीं आएगी। और ज़्यादा ध्यान जो होता है वो न्यूमेरिकल पे होना चाहिए आपका। फार्मूला आपका 1 आया था, एवरेज 1 क्वेश्चन आता था, इधर 1-2 साल से नहीं आ रहा था, लेकिन अब इन्होंने फार्मूला 1 रख दिया। असर्शन रीजन लास्ट ईयर से शुरू हुआ 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन इधर भी रख दिया इन्होंने, बहुत ईजी पेपर था। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, वेरिएबल डाटा के क्वेश्चन होते थे, अब कि इन्होंने एक भी नहीं रखे। एक क्वेश्चन होता था, कर्व का 1 रखा जाता था, इन्होंने इसको भी नहीं रखा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कोई लेक्चरर का बनाया हुआ क्वेश्चन है जो इंटरमीडिएट पढ़ा रहा है। इजी प्रॉब्लम्स 48 क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी थे, और जो टफ क्वेश्चंस को हम 2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ में कह सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अभी तक के सबसे इजी पेपरों में से ये था। अब हम लोग आते हैं जो पेपर आपका है आया हुआ उसका कैसे
तो ये कोई से भी सेट होगा एग्जैक्टली नहीं क्लियर है कौन सा है, तो हम एक एक क्वेश्चन से यहाँ करने चल रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपका था ये, लेकिन ये आंसर इन्होंने गलत कर दिया था इसका। देखिए रेडियस ऑफ gyration, एक्चुअली रेडियस ऑफ gyration जो होता है k इज इक्वल टू होता है I अपान आर स्क्वायर। ये एक्चुअली यहाँ से निकाला जाता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर से, तो k इज इक्वल टू I अपान एम होता है। ठीक, अब यहाँ पर मास सेम हो गया, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का चेंज होगा, तो हम इसको k1 अपान k2 कह लेते हैं, और ये हो जाएगा अंडर रूट I1 अपान I2। तो अंडर रूट I1, अब सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2 अपान 5 mr स्क्वायर, और इसका हॉलो का 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो ये mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 अपान 5। 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 3 अपान 5, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रूट 3 रेशियो रूट 5। तो आंसर आपका ये करेक्ट है। तो यहाँ इन्होंने रूट नहीं लगाया, तो ये क्वेश्चन आपका इन्होंने गलत बना दिया था, यहाँ दोनों में रूट्स होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था, बहुत इजी है, फार्मूला बेस मैं बार बार कहता हूँ, जिसको फार्मूला याद होगा, कैलकुलेशन बेसिक आ रहेंगे वो कर लेगा, लेकिन तुम लोग फार्मूला याद नहीं करते हो इसलिए समस्याएं आती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लागत। सेकेंड में है कि वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का W या फाई से डिफाइन करते हैं। सीजियम ये आपका दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम का दिया गया है, ये है आपका 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वर्क फंक्शन सोडियम, सोडियम का दिया है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये वर्क फंक्शन हमने बताया था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो जो मिनिमम एनर्जी, इतनी एनर्जी इसको मिलेगी तब ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, इसको इतनी मिलेगी तो इजेक्ट करेगा। इसका मतलब हो गया कि इससे कम होगी तो इजेक्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये था, इफ़ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब क्या हुआ, इतनी एनर्जी वो इंसिडेंट हो रही है। तो कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सर्फेसेज में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो देखिए 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि ये इससे जो ज़्यादा वाले होंगे वो इजेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो केवल कौन बच रहा है 2.14। तो 2.14 आपका सीजियम है, तो ये सीजियम ही इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट करेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी लेकर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे कर देगा, बाकी रिमेनिंग एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को आगे मूव कराती है। तो इसका मतलब हो गया कि केवल सीजियम ही ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, फोटोसेंसिटिव फिनोमेना दे सकता है, बाकी नहीं देंगे। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे ये सारे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें देखिए द अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोपेबल रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो डाटा बार बार हमने कहा पहले डाटा लिखा करो 2 सेंटीमीटर। सोल्यूशन नियरली, तो हमें फाइंड करना है एनर्जी, एनर्जी वही W से हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और सरफेस टेंशन आपको गिवन है 0.03 न्यूटन पर मीटर। अब देखिए सोप के लिए हमने आपको जब पढ़ाया था समझाया था कि T 2T डेल्टा ए होता है, ठीक। ये जो है सोप सोल्यूशन के लिए बबल के लिए 2 हो जाएगा, बाकी ऑयल ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, इसके लिए T डेल्टा ए होता है। सोप में दो दो आपके एरिया आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 और T की वैल्यू 0.03, तो हमने लिख लिया 3 × 10⁻⁻²। डेल्टा ए ध्यान दे रहा, हमने कहा था 3 पॉइंट को ध्यान दिए रहो। फर्स्ट स्टेप होता है डाटा, सेकेंड स्टेप होता है MKS, थर्ड स्टेप फार्मूला, ब्रेन आपको वहीं से लगाना होता है। ये देखिए सेंटीमीटर है तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, एरिया है। अब इसका जो एरिया हो जाएगा 4πr², तो आर की जगह हमने लिखा 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यह जो एरिया हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 6, और ये 4 × 3, इसको हम 12, 3.14 है तो हमने 12 ले लिया, और ये आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब पावर एक जगह कर लिया करो, पावर ये देखिए 10⁻⁻² ये हो गया, ठीक। यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 72 × 4 × 10⁻⁻6 जूल में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर करेक्ट आ जाएगा। -4 यहाँ ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो नियर अबाउट आपका ये आ जाएगा वैल्यू 3.01 आ जाएगी, ठीक। लाइट बंद करो। देखिए कलर कोड का क्वेश्चन आपका आ गया है। तो कलर कोड के लिए हमने आपको समझाया था कि सीधे ऐसे इसका जो बताया था बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बस ऐसे लिख लिया करो, नंबरिंग दे दिया करो 0 1 2 3 4 5, इससे में काम चल जाएगा अब आपका। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 22,000 ±5% ओम, ठीक, ये है। तो आप क्या करो, ये 2 डिजिट तो ऐसे रखो 22 और बाकी पावर में ले लिया करो, तो ये आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, ±5% ओम आ गया, ठीक। अब इसको मिलाइए जरा। क्वेश्चन में पूरा नहीं बताना था, क्वेश्चन में क्या था, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड। तो थर्ड बैंड ये आपका कलर कोड ऐसे होता है, रेजिस्टेंस 1 2 3, और इधर एक लास्ट में होता है जो कि ये टॉलरेंस को बताएगा। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों डिजिट इनको बताती हैं, और ये वाला जो है आपको थर्ड ये वाला बताता है। तो थर्ड ये वाला हो गया। अब इसमें आ जाओ, तो बताओ थर्ड में जो है देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सॉरी ये देखिए 10⁻³ तो 10⁻³ ये देखिए पावर में जाता है, ये दो शुरू जो होते हैं ना वो डिजिट में जाते हैं, ये पावर में जाता है। तो 10⁻³ मतलब कौन सा कलर हो गया, ऑरेंज, ये वाला कलर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा पूरा पूछे होते तो 2 अब 2 मतलब क्या हो गया, ये हम पूरा लिखते तो इसका ऐसे लिखते, रेड कलर फिर ऑरेंज, और प्लस माइनस फिर टॉलरेंस में चले जाते। लेकिन इन्होंने बहुत सिंपल चीज़ पूछ लिया कि थर्ड वाला कौन सा होगा, तो थर्ड वाला ऑरेंज कलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
in series LCR circuit the inductance L, फिर से डाटा लिखा करो, L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। तो सीधे सीधे 10 इंटू 10⁻³ हेनरी कर लिया। C1 माइक्रो, तो माइक्रो कन्वर्ट कर लिया करो, ये हो गया आपका। रेजिस्टेंस R 100 दिया गया है, ये हमने ऐसे लिख दिया। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, इसको हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से फॉर्मूला आता है ये। तो देखिए आ गया, 2 पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 रख दो, ठीक, और √1/LC। अब L की वैल्यू यहाँ दी गई है 10⁻³ तो देखिए यहाँ हम यहाँ कम कर दे रहे हैं तो 10⁻² हो गया पावर। C की वैल्यू ये दी गई 10⁻6 हो गया, तो 10⁻6 हो गया। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3, 2 ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया। और यहाँ आप देखिए 6 और 2 मिल के आ गया 8। अब 8 ऊपर जाएगा तो +8, और 8 का स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 10⁴। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका रेडियन पर सेकेंड में दिया गया है। अच्छा अब देखिए यहाँ किलो और इधर दिया है किलो हर्ट्ज दिया है, रेडियन पर सेकेंड दिया है, ये ओमेगा की यूनिट होती है और हर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो यहाँ आप क्या करो कि ये 10⁻³ पहले 10th ये कर लो और इंटू 10⁻³ कर लो, और नीचे हो गया 6.28 हो गया, 28 हो गया। अब देखिए इसको हटाओ, ये किलो वहाँ आ जाएगा, तो अब आ गया 10/6.28 किलो हर्ट्ज, ये आ गया आपका, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो देखो अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6 मान लो, और 6 मानों में 10 में कितनी बार जाएगा 1, तो 1 बार गया, तो देखिए यही आंसर आपको आ जाएगा। अब आगे नहीं करने की, किलो हर्ट्ज तो आ ही गया, और 1 पॉइंट इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। और इन्होंने 15 किया तो 15 तो पॉसिबल नहीं है, और ये रेडियन पर सेकेंड है, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आपका यही आंसर करेक्ट हो गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम सीधे 6 मान लेंगे। 6 को 10 को 6 डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, तो 1.1 ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए ये करेक्ट हो गया, ठीक। तो जब यहाँ जाया करो तो यहाँ पर कैलकुलेशन पर ध्यान दिया करो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 आते हैं। क्वेश्चन है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑक्सीलेट साइनोसॉइडली एट द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। ऐसे सबसे पहले हमने बार बार बताया डाटा लिखा करो, अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एम्पलीट्यूड 48 और 48 वोल्ट पर मीटर, तो नेचुरल सी बात है कि ये आपका E0 हो गया, ठीक। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B0 आपको फाइंड करना है, ठीक। रिवीजन करा तब भी हमने आपको बताया था, वैसे भी पढ़ाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो होता है C = E0/B0, तो B0 की वैल्यू E0/C, और E0 की वैल्यू हो गई 48 एंड C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये 16 × 10⁻⁸ ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन में देखिए 16 ये तो गलत ही हो गया, 1.6 10⁻⁷ क्योंकि यहाँ से एक ले लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.6 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, और आया भी इम्पॉर्टेंट, हमने आपको बताया भी था और आया भी है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सेकंड आते हैं, 7, क्वेश्चन नंबर 7 में।
7 है, given below are two statements. First statement, photosensitive photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो फोटोस डिवाइसेस होती हैं, जब लाइट गिरती है तो वहाँ करंट फ्लो होने लगती है। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च भी थी। तो ये हो गया कि ये करेक्ट हो गया कि जो फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस हैं, they converted light energy into electrical energy. And second, statement second, Zener diode designed to operate under reverse bias in breakdown region. बिल्कुल सही है कि ये पहली बात तो जो है ये रिवर्स प्रोसेस पे काम कर, रिवर्स वायस पे काम करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है। और ये जो होता है जीनर डायोड जो है एज अ रेगुलेटर काम करता है। तो दोनों आप ये करेक्ट हो गए। और दूसरी चीज़ हो गया दोनों अलग अलग है, इसका कोई इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से कोई रिलेशन इनका नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 8, the errors in the measurement which arise due to, एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन आपकी थ्योरेटिकल यहाँ से एरर से लिया गया है, अदरवाइज एरर के अभी तक न्यूमेरिकल ही आते थे। तो यहाँ से एक नया चेंज इन्होंने किया कि थोड़ा सा थ्योरी यहाँ से एरर से पकड़ा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मतलब अनिश्चित टाइप के चीज़ें होती हैं तो वो टेम्परेचर और वोल्टेज में तो कौन सी एरर कहे जाते हैं। देखिए पर्सनल एरर तो होगी नहीं, लिस्ट काउंट भी नहीं हो गया, ठीक, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी नहीं कहते हैं। जहाँ पर अनिश्चितता है तो वहाँ पर आपका जो है ये रैंडम एरर के अंदर आता है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल था और जनरली जो है इस पर ऐसी चीज़ों पर लोग नहीं जाते, इतना डेप्थ नहीं लेते। तो ये मे बी कि आप यहाँ गलती कर सकते, लेकिन ऑप्शन से आप कर सकते थे, क्योंकि ये तीनों आपकी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये आप करेक्ट हो जाएगा कि नहीं भी पढ़ा है तब भी थोड़ा आप इसको कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन सब बहुत बेसिक क्वेश्चन बनाया, कोई क्वेश्चन दम का नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है इफ EDS is equal to 0 over a surface, then the magnitude of electric field on the surface is constant. All the charges must be necessarily be inside the surface. The electric field inside the surface necessarily uniform. The number of flux lines entering the surface must be equal to number of flux. मतलब क्या हुआ कि जो है EDS 0 है। EDS 0 का मतलब हो गया कि जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स जा रहा है। जैसे यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इधर उतना ही निकल रहा है। तो जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग है दोनों सेम है, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती है। और इसकी मैथमेटिक्स होती है कि सरफेस इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू 0। तो ये इंडिकेट करता है कि नेट फ्लक्स इनसाइड द बॉडी विल बी 0, मीन्स कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट। मतलब जितनी आ रही उतनी क्या कर रही हैं, जा रही हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका था जो कि सभी लोग कर सकते, इसको हमने बताया भी था, आपको क्वेश्चन कराया भी था। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन ऐसा था जो 2 बार रिपीट हो चुका है, एग्जामों में आ चुका है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने इस तरह का रखा। क्वेश्चन था कि द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शोज एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ R गिवन एज।
मतलब कह रहे हैं इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई डिफ्लेक्शन मतलब नो करंट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो करंट फ्लो क्यों नहीं होगी कि जो करंट ये जा रही दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाता। हम ऐसे ले लेंगे कि यहाँ की जो करंट इसमें जो जाएगी इसको और इसको दोनों सेम कर लेते हैं, मीन्स I1 इज इक्वल टू I2। ठीक, अब देखिए इसकी जो वैल्यू निकालोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 10 आपका, और रेजिस्टेंस ये 400 प्लस, तो R प्लस 400 इज इक्वल टू, ये वोल्टेज आपका 2 है, रेजिस्टेंस इसके लिए पैरेलल में ये आपका R है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2R 800 इज इक्वल टू 10R। तो इधर ले आइए तो 800 इज इक्वल टू 8R क्वेश्चन कराया था कॉपी में, इसको हमने बुकलेट भी क्वेश्चन आपका है ये। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, आपकी तिबारा रिपीट हुआ है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। क्वेश्चन है एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए XC इज इक्वल टू, अभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आपका था, ये होता है 2 पाई FC होता है। ठीक, और करंट जो होती है I इज इक्वल टू V अपान XC होती है। तो इसको जब रखोगे V अपान 2 1 अपान 2 पाई FC, तो ये हो जाएगा V इंटू 2 पाई FC हो गया। अब यहाँ से देखिए कि क्वेश्चन ये है कि एन AC सोर्स कनेक्टेड C ड्यू टू डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज कर रहे हो, नेचुरल सी बात है, ये करंट भी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। लेकिन इस करंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये करंट बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको हमने बताया था मैक्सवेल, द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन बाय मैक्सवेल। तो मैक्सवेल में मैक्सवेल इक्वेशन हमने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर जो याद करिए कि जो कैपेसिटर ये जो है इस तरह से करंट जा रही थी, उसकी उस करंट की ये बात कर रहे हैं। तो ये आपकी IC होती थी और ये यहाँ जो होती थी दैट इज़ OID डिस्प्लेसमेंट करंट होती थी। तो होता क्या है, जितने ज़्यादा ये डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी तो ये भी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी I डिक्रीज, I मीन्स IC डिक्रीजेज एंड IC डिक्रीजेज मीन्स ID आल्सो डिक्रीजेज। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या करेगी डिक्रीज करेगी, मीन्स ऑन डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे तो ऑन डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी IC current, this is IC current decreases, and due to decrease in IC current ID also decreases, means displacement current also decreases, hence option second is correct। तो हम इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन। तो हम इसको और एक क्वेश्चन जो अभी आ चुका है, दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने लिया है इसको। अब ये क्वेश्चन आपका एक्सरेज का, इधर एक्सरेज का नहीं आ रहा था, जब CPMT था तब आता था, लेकिन अब की इन्होंने रखा हुआ है कि द मिनिमम वोल्टेज ऑफ एक्सरेज। तो याद करिए फार्मूला हमने आपको बताया था, ये अपान V एंगस्ट्रॉम में आंसर था। तो नेचुरल सी बात है कि लेमडा जो है 1 अपान क्या हुआ लेमडा मिनिमम। ठीक, तो डायरेक्ट ये एक क्वेश्चन था जो फार्मूला आपका आया था, तो ये हो गया फर्स्ट करेक्ट हो गया इसमें। यहाँ पर 1 अपान B है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द बेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन था। अब ऐसा क्वेश्चन था कोई भी कर सकता था, नहीं भी पढ़ा है तब भी कर सकता था, क्योंकि इन्होंने ऐसा बनाया ही था। जैसे अब यहाँ फर्स्ट बर्नौली प्रिंसिपल रखा है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस ये रिजिड बॉडी में आता है,
हाइगन्स प्रिंसिपल आपका लाइट का मामला हो गया, वेव ऑप्टिक्स में उधर आ गया। इसके बाद प्रिंसिपल परपेंडिकुलर एक्सिस से रिजिड बॉडी में आता है। तो देख के ही आप कह सकते हो, तो इसमें कोई भी जो हाई स्कूल लेवल का भी पढ़ा होगा वो भी कर सकता था। तो जो वेंचुरी मीटर है वो आपका बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, लिखाया था, समझाया था। तो जितना मैंने पढ़ाया था सब क्वेश्चन आपके बुकलेट और कॉपी के थे, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं था। इसीलिए देखिए लोगों के नंबर आपके पूरे 175, 180 जो लोग बच्चे हमारे यहाँ ला रहे हैं, तो इसीलिए ला रहे हैं कि सब पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टेंस, व्हिच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द AC रिपल। तो इसमें जो है सीधा सीधा जो कैपेसिटर्स होते हैं ये AC रिपल को जो रिमूव करते हैं। बाकी लोड रेजिस्टेंस इसका रोल नहीं होता है, PN जंक्शन डायोड का रोल नहीं होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर तो अप और डाउन करता है। तो ठीक, और ये इसका मतलब इन तीनों का कोई रोल नहीं, जो कैपेसिटर होता है यही रिपल को जो है AC रिपल को रिमूव करता है। तो उससे ये भी आपका थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो इन्हीं 2 क्वेश्चनों को हमने थोड़ा उसमें रखा था, बाकी सारे आपके इजी क्वेश्चनों में थे, क्योंकि ये थोड़ा 2 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आए थे। 5 क्वेश्चन 6 थ्योरेटिकल थे। अब देखिए ये आपका आ गया क्वेश्चन ऑफ 15, मेटल वायर हैज़ मास हो गया 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस ठीक 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर, लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। करें द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वायर है तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच या एल लिख सकते हो। जनरलाइज करोगे तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। कॉपी का क्वेश्चन था ये, केवल डाटा चेंज था बस, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। बस सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था। अब डेल्टा एम आपका हो गया कितना 0.00, तो हम इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 10 टू पावर 1 2 3, तो -3 कर दिया, अपॉन एम 0.4 कर दिया, तो हमने लिखा 4 इंटू 10 टू पावर -1 2 डेल्टा आर। अब एक चीज़ यहाँ ये देखो, ये ग्राम में है, ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर। बदलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ग्राम अपान ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर मिलीमीटर अपान मिलीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। तो 2 अब ये हो जाएगा 10 टू पावर -3, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 अपान 3, तो 3 इंटू 10 टू पावर -1, डेल्टा एच ये हो गया आपका 2 इंटू 10 टू पावर -2 अपान 5 इंटू 100। ठीक, अब देखिए इसको, अब साल वैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा 4.5 10 टू पावर -2 हो जाएगा, ये 2/3 ऐसे रहने देते हैं 10 टू पावर -2, ये 0.4 10 टू पावर -2 इंटू 100। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0.5 बचा, ये 0.66 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो ये जब ऐड करोगे तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको और लिखना चाहो तो 0.9 0.66। ठीक, तो ये आप हो गया।
दोनों ऐड कर लेना तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1.56 आता है, तो 1 पॉइंट राउंड करोगे तो 1.6 आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16। सिक्सटीन है, फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो कह रहे हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन, एक्चुअली जो थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपान डी होता है, और यहाँ थीटा जो है कैपिटल डी इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो अब इन्होंने असर्शन रीजन में रख दिया, स्टेटमेंट में रख दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्क्रीन इज मूव्ड, स्क्रीन को हम दूर कर रहे हैं, तो थीटा क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एंगुलर विड्थ पे चेंज नहीं आता है, लेकिन विड्थ पे जो है फ्रिंज की चेंज आता है, तो इस पर नहीं चेंज आता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो फर्स्ट, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन स्लेट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट, ओके करेक्ट है। एंड सेकेंड कह रहे हैं, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, लेमडा आप बढ़ा दे रहे हो, लेमडा बढ़ाओगे थीटा भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा, तो द एंगुलर फ्रिंज डिक्रीजेज। कह रहे हैं इसको इनक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा, ये गलत है। लेमडा इंक्रीज करोगे थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो असर, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है ये करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ आप देखिए सेकंड आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड u1 इज इक्वल टू u, डाटा लिख लिया हमने। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो कह रहे हैं u2 क्या होगा? फार्मूला आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखिए, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, स्प्रिंग एक ही है, के में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो u1 अपान u2 इज इक्वल टू u1 अपान u2 इज इक्वल टू x1 अपान x2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x1, x1 की वैल्यू दी गई है आपको 2 और x2 आपको है 8 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4, 1/4 मतलब 1/16, देन u2 इज इक्वल टू 16u। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड करेक्ट। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका टोटल ये था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 है, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन अ टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन t2
इन द अनदर डेंसर मीडियम, ठीक है, x टाइम t1 इन एयर। इधर देखिए, ये हम एयर ले लेते हैं, ये डेंसर ले लेते हैं, इसमें टाइम t1, इसमें टाइम आपका t2 हो गया, ठीक। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल होता है जब लाइट आपकी डेंसर से कहाँ जाए, रेयर में जाए, ठीक। तो ये डेंसर मान लो लेते हैं ये, और ये रेयर हो गया ये, ठीक। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। अब देखिए फॉर्मूले पे आइए, n इज इक्वल टू, हमने आपको खूब समझाया था, ये होता है, ठीक, क्रिटिकल के लिए। n कहीं लिखा हो तो हमने ये कहा था इधर डेंसर होता है, इधर रेयर होता है। तो हमने क्या किया, ये लिखा d और इधर लिख लिया रेयर मीडियम हो गया। और n इज इक्वल टू होता है c अपान b, n की वैल्यू होती है c अपान v इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। अब c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कह सकते हो, एयर कह सकते हो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर दोगे डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, x दिया गया है, तो और x अपान t1, तो इसकी जगह लिख सकते हैं c की जगह x अपान t1, और b की जगह लिखोगे, यहाँ डिस्टेंस 10x है तो लिखेंगे 10x अपान t2 इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, t2 ऊपर चला जाएगा, तो t2 अपान 10t1 इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी, ठीक। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है साइन आई सी, तो साइन आई सी की वैल्यू हो जाएगी 10t1 अपान t2, देन आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10t1 अपान t2। तो ये आंसर आपका आ जाएगा थर्ड, 10t1 अपान t2। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन, बनाया हुआ क्वेश्चन था, फ्रेमिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 है, 12 वोल्ट 60 वाट लैम्प कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ द स्टेप, मतलब कि सेकेंडरी पी सेकेंडरी का पावर आपको गिवन है 60 वाट एंड वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट, ठीक। वी सेकेंडरी हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC मेंस, तो प्राइमरी दिया है बी प्राइमरी 220 वोल्ट गिवन है, एज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, व्हाट करंट इन द प्राइमरी, हमें I प्राइमरी फाइंड करना है, ठीक। तो होता क्या है कि आइडियल के लिए P प्राइमरी इज इक्वल टू P सेकेंडरी, दोनों की पावर सेम होती है। प्राइमरी की हो जाएगी आपकी 220 IP इज इक्वल टू सेकेंडरी, सेकेंडरी की पावर यहाँ गिवन है 60, देन IP इज इक्वल टू 60। खूब क्वेश्चन हमने इसके भी कराए थे आपको, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा एंड 11। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो नेचुरल सी बात है, अब करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये देखिए 3 टाइम तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। अब आपके पास ये बचा, अब ये 2 ऑप्शंस बचे, तो इन ऑप्शंस में 2 पॉइंट जाएंगे नहीं, तो पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है कि आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। पेन के बस यहीं रुक जाया करो, इसी के बाद ऑप्शन देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। है, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। देखिए इसको वेक्टर क्वेश्चन है और खूब क्वेश्चन हमने कराए थे। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहे हैं फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड, इधर को जा रहा है ये, इसको हमने B1 नाम दे दिया वेलोसिटी। सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, अब ये ईस्टवर्ड चाहे यहाँ से करो चाहे हमने कहा वेक्टर है तो यहाँ से कर लेते हैं हम, ये हमने नाम दे दिया V2 इसको।
क्योंकि वेक्टर में पैरेलल मूव कराने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाइट एंड अपोनेंट एंड द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग, फोर्स निकालना है। ठीक, तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स हो जाएगा जो है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेचुरल सी बात, हमें डायरेक्शन केवल बताना है और कुछ नहीं करना है। तो एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डेल्टा v इज इक्वल टू, हमने आपको बताया b2 माइनस b1, जो माइनस है उसको रिवर्स कर दिया करो, ये माइनस हो रहा है तो इसको यहीं से एकदम 180 पलट दो, इधर आ जाएगा, ये माइनस b1 हो गया। अब रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ रिजल्टेंट आएगा, ये आएगा। तो ये जो डेल्टा b यहाँ पे आएगा उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ होगा। तो जो डेल्टा b का डायरेक्शन होगा वही a का होगा, वही फोर्स का भी होगा। तो नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए कौन से है, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया लॉन्ग। ठीक, तो इस पर हमने न्यूमेरिकल कई सारे 7-8 क्वेश्चन कराए थे, तो ये तो और इजी एकदम कुछ था ही नहीं, इसमें सभी लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब देखिए ये खूब क्वेश्चन आपने किए हैं, इससे बढ़िया भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इसमें इस तरह हम लोग काफ़ी किए हैं। तो यहाँ क्या है, देखिए 2 सेलें लगी हुई हैं, तो हमने बताया था जो पावरफुल सेल हो उसको हम प्रश्न देंगे। ये 10 वोल्ट वाली है तो I इज इक्वल टू, तो ये देखिए ऐसे जाएगी करंट, ये जाएगी, तो ये करंट का डायरेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक, ये करंट डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये बड़ी है सेल तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R यहाँ अप्लाई करेंगे, तो V हमारा ये तो 10 ये हो गया, और ये रिवर्स लगी हुई है तो इसको माइनस कर दो, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम ये हो गया, इसके बाद 1 ओम हो गया, इसके बाद 7 ओम हो गया, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन ये 10, तो 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर फ्रॉम A टू B। The angular acceleration of the body moving along the circumference of the circle, ये कोई ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक, तो कह रही है सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहे हैं जो एक्सीलरेशन है, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग along the circumference of the circle along the radius toward the center, कह रहे हैं इधर होगा, गलत हो गया क्योंकि ये जो होता है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होता है। along the tangent, ये आपका टेंजेंशियल होता है। ठीक, along the axis, along the radius away from the center, तो ये भी गलत, ना ये है ना ये है ना ये है। तो थर्ड आपका along the axis of rotation, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसी के along होगा, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट। सर्कुलर मोशन का बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन नंबर 23, ये बुलेट इज फायर। देखिए क्वेश्चन भी खूब कराया था, इससे बढ़िया क्वेश्चन हमने कराया था। गन स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे यहाँ पर u की वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। इन द डायरेक्शन, अच्छा प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है तो ये तो और इजी क्वेश्चन आपका है।
तो u ये 280 है आपका, थीटा 30 डिग्री एबव द हार्जेंटल। ध्यान देना हार्जेंटल से दिया गया, यही वर्टिकल से दिया होता तो 90 से माइनस करते। द मैक्सिमम हाइट अटेंड h हमें फाइंड करना है और साइन 30 की वैल्यू गिवन है और नहीं भी दी है, तो अब पता नहीं कैसा पेपर सेटर था, उसको ये सब चीज़ें देने कोई मतलब नहीं था। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक। तो u की वैल्यू 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपान 2g। अब देखिए हम यहाँ g 10 ले ले रहे हैं, वैसे 9.8 दिया है लेकिन हम बता रहे हैं क्यों ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 280 इंटू 280 और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये हो गया आपका 20। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया और ये 4 7 जा 7 आ गया, 2 से काट दो तो 14 इंटू 7, ठीक। अब देखिए जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 1000 से थोड़ी सी वैल्यू ये कम आ जाएगी, ठीक। तो कम आ जाएगी इसका मतलब 9.8 ले तो थोड़ी ज़्यादा आ जाती। अब ज़्यादा हम देखिए कम तो कोई ऑप्शन है नहीं आपका, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है लगभग, अब देखिए ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो नेचुरल सी बात है कौन सा करेक्ट हो गए 1000। अब जब 9.8 लेकर करोगे एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 1000 आ जाएगी। तो फिजिक्स में ध्यान दिया करो, डाटा अपने हिसाब से थोड़ा इजी कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस में टाइम बचे। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हाई स्कूल लेवल का था ये। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस, तो नेचुरल सी बात है ज़ीरो हो जाएगा। और हमने एक चीज़ बताया था कि यदि ऑप्शंस में आपके पास ज़ीरो हो और टाइम आपके पास नहीं है तो ज़ीरो लगा दिया करो। इस तरह आपकी 3 क्वेश्चन आपके आए थे, तीनों आप बिना पेन के कर सकते थे, तीनों में ज़ीरो आंसर था, ठीक। तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है। BDS = 0 बता चुके हैं हम आपको। 3 क्वेश्चन आपकी जीरो वाले दिए थे और तीनों हमने आपको बताया था कि जीरो मिला करे तो 99.9% है कि वो करेक्ट होता है। $25 है। अब देखिए हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन बनाया बैठा हुआ है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन फॉलोइंग सर्किट। अब बताओ ये 3 और 3 मिलके क्या होगा, पैरेलल में जो ऐड कर लेंगे 6 हो गया और ये 3 फिर सीरीज हो जाएगा। तो सीधे 6 × 3 अपान 6 + 3 ये हो जाएगा 18/9 = 2। तो 2 माइक्रोफेरेड ऑप्शन। तो ऑप्शन आपका 4th इज करेक्ट। मतलब खिलवाड़ी किया है एकदम पेपर का। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसको ये आता रहता है। अ व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v, मतलब कि हाफ डिस्टेंस हमने A B C इस पर कम से कम 10-12 क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। A B C हाफ डिस्टेंस तो हमने कहा था पूरा तुम 2x माना करो तो हाफ x जा, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईजी रहा करे आपका, ठीक। तो कह रहे हैं ये जो है v से चल रहा है और रिमेनिंग ये आपका 2v से चल रहा है। तो कह रहे हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें या तो आप ये लगा सकते हो कि यहाँ फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ठीक। तो कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज का हम फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि V एवरेज = 2B1 B2, बहुत बार आया हुआ है, B1 + B2 ये हो गया आपका। तो 2B1 की जगह B, ये 2V/V एंड 2B, तो हो गया 4B² अपान 3B
तो आंसर आ जाएगा आपका 4/3 इंटू वी। तो 4/3 वी ये आंसर हो जाएगा। यहाँ बाई यहाँ लगा लेना। ठीक, तो बहुत ही ओरल क्वेश्चन बनाया, एकदम पेपर का सत्यानाश किया बैठा हुआ है। पेपर में कोई हाई स्कूल लेवल का पेपर बना दिया है। क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, फिर टी हाफ हमने लिख दिया, या कैपिटल टी से हम लोग डिफाइन करते थे तो 20 मिनट्स है। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सस्टेन ड्रॉप 1/16 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो हमने ये कहा था जब ये तुमको ये दिखे 1/16 है, 1/8 है, 1/4 है, इस 1/64 है, 1/32 है, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला यूज किया करो n = n0 1/2। ठीक, ये की पावर स्मॉल n। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1/16 हो गई, 1/2 यहाँ पर n कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, 1/2 टू पावर n हो गया, बेस सेम हो गए तो पावर इक्वेट हो गई। और ये होता है t/t = 4, तो t = 4 × t, तो 4 × t की वैल्यू आपको 20 दिया गया है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। (28) The temperature of gas is -50 डिग्री सेल्सियस दिया है। टू व्हाट टेम्परेचर, दिस इज T1, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इंक्रीजेज बाई 3 टाइम्स। हमें T2 फाइंड करना है। तो पहली बात हमने फार्मूला बताया था, हीट में जहाँ जहाँ कैपिटल T होता है वहाँ वहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर 2273 ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 3 आ गया, ये आ गया 7 आ गया। ठीक, सॉरी ये माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा ये, और ये नहीं 1 मिनट सॉरी फिर से हम कर रहे हैं, इतना काट दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये 273 में से 0 निकाल दो तो 3 आ गया, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ये केल्विन वैल्यू आ गई। T2 में फाइंड करना है। अच्छा B1 कह रहे हैं 3 टाइम्स, B1 = V कर लो, तो B2 3 टाइम्स का मतलब हो गया B और प्लस 3B, ये मिलके 4B। यहाँ लोगों ने गलती ज़रूर किया होगा, यहाँ केवल 3 रखा होगा, ये 4B हो जाएगा, बस इतने यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। और B प्रोपोर्शनल टू √3 हो, T होता है, तो B1/B2 = √T1/T2। अब B1 की वैल्यू V एंड B2 की वैल्यू आपकी 4B, और T1 223 और T2 फाइंड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड 1/16 = 223/T2, एंड T2 = 223 × 16। ये आंसर आपका केल्विन में आएगा। ठीक, और यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब देखिए ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक, तो ये दोनों पॉसिबल हैं। अच्छा पॉसिबल हैं, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए केल्विन में आएगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तू इसमें से क्या करोगे, 223 × 16 में से 273 माइनस करोगे, ये आंसर आपका डिग्री सेल्सियस आएगा, और ये वैल्यू आपकी यही आ जाएगी। तो हम देखिए ये वैल्यू बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, और
ये जो है आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो केल्विन में वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन आप देख के कर सकते हो, जहाँ आप लास्ट में जाया करो तो ऑप्शन में ज़रूर चले जाया करो। तो ये 273 माइनस कर देंगे तो ये आंसर आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कर्नाटक हमने बताया था क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिए आ गया है ये। क्वेश्चन है कर्नाटक इंजन हैज़ इफिशियंसी, देन इफिशियंसी इज इक्वल टू 50%, ये गिवन है। व्हेन इट्स सोर्स एट टेम्परेचर 3, सोर्स टी सोर्स, ये तो सोर्स हमेशा हायर पे होता है, तो हमने TH लिख दिया और यही हमने वहाँ आपको बताया भी था। अच्छा 273 डिग्री है, तो फिर हमने बताया 273 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0, 9, 10, 7, 3, 2, 3, 5, 1, 6, 600 केल्विन आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि द टेम्परेचर सिंक, ये लोअर पे होता है, ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला समझ गए होगे, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर इंटू 100। अब इफिशियंसी आपको दी 50%, तो यहाँ लिखोगे 50, ये 100 इसके नीचे ले आओ, 100। 1 माइनस टी लोअर आपको फाइंड करना है, टी हायर आपको यहाँ निकाल चुके हो 600, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन 600, तो यहाँ से टी लोअर अपॉन 600 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो टी लोअर की वैल्यू आएगी 300 केल्विन आएगी। अब इसमें से क्या करो, 273 माइनस कर दो, 273 माइनस, तो 27 डिग्री सेल्सियस, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 4 माइक्रो हेनरी, तो हमने सीधे लिख लिया 4 × 10⁻⁻⁶ हेनरी। करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक। तो आपको फाइंड करना है एनर्जी। डायरेक्ट फार्मूला, बार बार हम आपको बताते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं, कुछ नहीं करना है, फार्मूला नहीं याद करते हो। ये 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, तो ये 16 × 10⁻⁻⁶ ऑप्शन पे आइए। अब यहाँ पर ऑप्शंस में ये 4, L की वैल्यू आपको दी गई है 4 माइक्रो हेनरी, तो 4 हो गया। एक मिनट, क्या फाइंड करना था, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर कैरिंग करंट I, ठीक है। हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, I की वैल्यू 2, 4, तो हाँ ये गलत कर दिया यहाँ पर, ये 8 आ जाएगा, ठीक। तो 8 × 10⁻⁶ आया। अब यहाँ पर ऑप्शंस पे आ जाओ, ये मिली जूल है, ये माइक्रो जूल है, तो नेचुरल सी बात इसको, ये आपका जूल में आया। अब इसको हटाओगे तो यही 8 मिली जूल, सॉरी माइक्रो जूल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, लेट वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड, ये कोई वायर है, यहाँ से कोई वेट W ये लटकाया गया है, और कह रहे हैं कि फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फार्मूला हमने आपको बताया था, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक। अब फोर्स यहाँ पर W, mg यही है, तो W और एरिया ए दिया, तो W अपॉन ए हो गया, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन था ये।
एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is given 2 into 10 to power 5 Newton per coulomb. It experience the torque tau 4 Newton meter. Calculate the magnetic charge. हमें Q फाइंड करना है. The dipole length is 2 सेंटीमीटर, मतलब जो 2L है वो पूरा दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक. तो फाइंड करना मैग्नेटिक चार्ज Q फाइंड करना है. अब देखिए टाउ का फॉर्मूला आपका होता क्या है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. टाउ रख दो 4 पी, अभी ऐसे निकाल लो, ई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 5 साइन 30, ये हो गया आपको, ठीक. अब जो है तो यहाँ से P की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4/10 टू पावर 5 आ जाएगा, ठीक. और P की वैल्यू होती Q इंटू 2L, ये हो गया, ऊपर ले लिए हम. Q की वैल्यू निकाल लो, तो 4 इंटू 10 टू पावर -5/2L, और 2L पूरा दिया गया, ध्यान दिए रहना, 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर बदल लो, हमेशा MK सिस्टम यूज किया करो. तो 2 इंटू 10 टू पावर -3, ये कूलम. अब ऑप्शन पे आ जाओ, देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये मिली है, तो मिली. अब ये आपको इसको कूलम को कन्वर्ट करोगे तो नेचुरल सी बात इसको 2 लिख सकते हो, 2 मिली कूलम. ये ऑप्शन आपका हो गया, ठीक. सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो ढंग का हो. थर्टी 33 है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर. तो हमने ये कहा था, क्रम से याद करिए, लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड. लाइमन में 1/1 स्क्वायर होता है, बामन 1/2 स्क्वायर हो जाएगा. तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस, और फिर इसके बाद हमने ये कहा था शॉर्टेस्ट, जो लास्ट मेंबर होता है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो फर्स्ट मेंबर होता है वो लॉन्गेस्ट होता है. तो लास्ट मेंबर तो 1/∞ कर देंगे. अब आ जाओ 1/ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट, तो लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, तो 1 2 3 4. तो इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा है, ब्रैकेट. चलो इसको मैं इसे लिख देते हैं, 1/λ R 1/4 स्क्वायर 1/∞. फर्स्ट मेंबर किसी सीरीज का जो होता है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, और लास्ट मेंबर जो होता है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. दोनों डिवाइड कर दो, ठीक. तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा बामर ये नीचे आ जाएगा, ठीक. R कैंसिल हो जाएगा, 16, तो 16/4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया. तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू लैम्डा, और बामर का लैम्डा दिया गया, तो आंसर हमारा 4 लैम्डा आ जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका ये भी दिया था. थर्टी 34 है द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल. अब देखिए ये जो है क्लोज आर्गन पाइप, ये आपकी ओपन आर्गन पाइप. इसमें हमने याद करिए, बताया था आपको, यही याद कर रही है. ये λ/4 बनता है, λ/2 बनता है. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है B/, ये λ/4, तो 4L हो जाएगा, और ये हो जाएगा B/2L हो जाएगा, ठीक. अब देखो क्या रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस
एन ओपन पाइप, ये ओपन पाइप जिसको हम N1 नाम दे रहे हैं, इसको N2 दे दे रहे हैं। तो ये बताओ कि N1 अपान N2 दैट क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक। तो N1 अपान N2 जब करोगे तो B अपान 2L अपान B अपान 4L, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो N1 अपान N2 ये आपका 2:1 आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2:1, ठीक। Two bodies of mass m and 9m are placed at distance r, ये m 9m, ठीक। The gravitational potential on the line joining bodies where the gravitational field equal to 0। पहली बात, कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी ये हम फाइंड करेंगे। पूरा डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस x मान लो, तो ये बचेगा r माइनस एक्स। हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 होगी, तो इसके लिए हमने ये बताया था कि I1 इज इक्वल टू जहाँ भी 0 कहे, I पोटेंशियल कहे या जो भी कहे बराबर कर दिया करो। तो I का फॉर्मूला होता है Gm अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G9m अपान r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान एक्स, एक स्टेप हम कर रूट ले ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपान r माइनस एक्स, देन r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से मिल गया आपको 4x इज इक्वल टू r, देन x इज इक्वल टू r/4। अब क्या फाइंड करना है आपको? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो अब हम ये करेंगे, क्वेश्चन अब आपको ये बन गया, इधर आपका m हो गया, ये आपका 9m हो गया, ठीक। ये डिस्टेंस आपकी हो गई r/4, तो नेचुरल सी बात है ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 3r/4। यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, ठीक। तो इसको नाम हमने A, B एंड C दे दिया। तो पोटेंशियल एट B जो हो जाएगा पोटेंशियल VA और माइनस BC। पोटेंशियल जो है ऑलवेज निगेटिव, ये हमने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा -Gm अपान r/4 माइनस G9m अपान 3r/4, ठीक। अब क्या करिए, एक स्टेप और कर दे रहे हैं, -4Gm अपान r माइनस 4 ऊपर चला गया तो 4 इंटू 9Gm अपान 3r। अब कॉमन ले लीजिए आप, -4Gm अपान r कॉमन हुआ, यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस में अब 4 निकल गया, r निकल गया, 3 3 जा 9, तो 3 ये बचेगा, तो हो जाएगा -16Gm अपान r। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका था। थर्टी 36 देखिए, क्वेश्चन है बुलेट फ्रॉम द गन फायर्ड रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, यहाँ से u वेलोसिटी जा रहा है। व्हेन बुलेट ट्रेवल 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर चलाइए थ्रो द ब्लॉक अलॉन्ग द लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी बुलेट बिकम्स u/3, ये वो 1/3 हो गया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हमने ये कहा था कि वो डिक्रीज कर जाता है 1/20th पार्ट, फिर 3 क्वेश्चन हमने इस पर कराए थे। देन द फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू ब्लॉक, अब ये फिर और आगे जाती है, मान लो यहाँ तक ये कहीं जाती मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। A, B एंड C, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है।
the same direction before coming to rest exactly at other end of the block the total length of the block means पूरा फाइंड करना है। तो पहले x निकाल लीजिए। तो हमने ये कहा था यहाँ से रिटार्डेशन फाइंड करो जो आ रहा है वो यहाँ पर उठा पुट कर दो। तो यहाँ क्या करो, a से b पहले हम बात करेंगे, a to b, तो b स्क्वायर नेचुरल सी बात है, थर्ड इक्वेशन आप यहाँ यूज होगा, तो b स्क्वायर मीन्स u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये सेंटीमीटर में ही रहने देना इसको क्योंकि यहाँ भी वही आएगा तो फिर बदलेंगे नहीं इसको है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 48a इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 9 माइनस यू स्क्वायर मीन्स 8u स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस 8u स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 48 ही आ गया। ठीक, अब क्या करो, b से c के लिए हम यूज करेंगे, b to c यूज करोगे, फिर से यही लगाओगे b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ रेस्ट में आ जाती है। अब ये जो इसका फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, तो u/3 स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 8u स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 48 इंटू एक्स। ये u स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 1/9, 2 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 48 इंटू एक्स, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, 9 से ये 9 भी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो नेचुरल सी बात है कि टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी वो पहले 24 थी, तो 24 प्लस 3 27 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। The radius of innermost orbit of the hydrogen atom 5.3 into 10 to power minus 11 मीटर। What is the radius of the third allowed? तो डायरेक्ट फार्मूला बेस देखिए, इंपॉर्टेंट वार प्रोपोर्शनल डेंस स्क्वायर इसको हमने बताया था। तो R1 अपान R2 एक ही आइटम है तो Z से कोई मतलब ही नहीं है, N1 अपान N2 का होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू गिवन है 5.3 10 टू पावर माइनस 11, R2 आपको फाइंड करना है, N1 1 हो जाएगा, N2 थर्ड 3 का स्क्वायर कर दो, तो R2 की वैल्यू 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हटा दोगे, ये मीटर में दिया है, एंगस्ट्रा में पूछ रहे हैं, तो 10 पावर 10 से डिवाइड कर देना। ठीक, तो ये 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 9 अपान 10 टू पावर माइनस 10 आंसर आ जाएगा अब एंगस्ट्रॉम में। ठीक, $38। Calculate the maximum acceleration of moving car so that body lying on the floor of the car remains stationary, the coefficient of friction। देखिए ये खूब हमने समझाया था आपको, कोई ये बॉडी है ये और ये इधर को एक्सीलरेट कर रही है, तो हमने ये कहा था कोई चीज़ रखी है तो इधर को एक्सीलरेट करेगी उसी एक्सीलरेशन से, और मास इसका m दिया है तो फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको जो रोकेगा इसका फ्रिक्शन रोकेगा म्यू आर, आर लगेगा ऊपर, mg लगेगा डाउनवर्ड्स। कह रहे ये जो है स्टेशनरी रुकी हुई है तो नेचुरल सी बात है कि ma इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू ऐसे हो गया, आर हो गया mg। ठीक, तो m से m क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी, और म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.15, g की वैल्यू हो गया 10,
तो आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। Question है 10 resistors each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in a parallel to the same battery. The current increase n times. मतलब कह रहे हैं कि 10 resistors each of are connected in series. ऐसे 10 जो हैं सीरीज में ऐसे कनेक्ट किए गए हैं ये, ठीक। करंट है I इसमें, तो नेचुरल सी बात है I इज इक्वल टू रजिस्टेंस सीरीज में है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे R1 प्लस R2, तो हो जाएगा V अपान R, तो B अपान हो जाएगा 10R, ठीक। अब जब पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं ऐसे ही 10 को, ऐसे ये पोटेंशियल आपका VA लगा हुआ है। करंट अब कह रहे हैं कितना हो रही है N टाइम्स, मतलब NI कर देते हैं, तो NI इज इक्वल टू V तो वही रहेगा, रजिस्टेंस आपका R/10 हो जाएगा, 1 अपान R, 1 अपान R, 1 अपान R, 10 अपान R, R/10, तो ये हो जाएगा R/10, ठीक। दोनों डिवाइड कर दो, या I की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, तो N V अपान 10R इज इक्वल टू V, 10 चला जाएगा ऊपर, R हो जाएगा नीचे, R से R कैंसिल, V से V कैंसिल, तो N की वैल्यू आ जाएगी 100। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है हॉरिजेंटल ब्रिज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ये कोई ब्रिज है, रिवर है। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे फेंक रहा है, ऐसे गिरेगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी हाइट हमने h ले लिया। द बॉल स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड, t आपको गिवन है 4 सेकेंड है। द हाइट ऑफ द ब्रिज एबव द वाटर, h निकालना है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको खूब समझाया था, दो जगह प्रोजेक्टाइल में बताया था और अंडर ग्रेविटी में बताया था। h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी। कैलकुलेशन हम नीचे की ओर कर रहे हैं, पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है तो माइनस ले लेते हैं, तो माइनस यू की वैल्यू आपको 4 दिया है, ये 4 हो गया, g नहीं दिया है तो 10 हो गया, 4 का स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा -16, 5 और ये 16, तो -16 ये हो जाएगा 80। अब ये माइनस करोगे तो ये 4 आ जाएगा और ये हो गया 716, 64 आपका आ जाएगा, 64 मीटर। क्वेश्चन है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। देखिए LCR सर्किट है, ठीक। तो फॉर्मूला आपका LCR का क्या होता है, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है। XL की वैल्यू अलग से निकाल लो, ये हो जाएगी 2 पाई FL होती है, ठीक। तो 2 पाई की वैल्यू रख लो 3.14, अच्छा मत रखो, यहाँ दिया गया है। फ्रीक्वेंसी आपको 50 दी गई है, L 50 अपान पाई मिली को हेनरी में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 100 और ये 0 मिलके इसको कैंसिल कर देगा तो 5 आ जाएगा। ये XC की वैल्यू होती है 1/2 पाई FC, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी आपका 50 दिया है, C की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻³ माइक्रो,
तो ये जो माइक्रो हम बदल रहे हैं 10⁻⁶ आएगा, तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा अपान पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 100 आ गया, यहाँ पर 2 निकल जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। ठीक, तो अब z की वैल्यू हो जाएगी √XL मीन्स 10XC 5 R², 10 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 5 मीन्स 25, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 125। इसको तुम लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 5, 5 बाहर निकालो, 5√5। तो यहाँ करेक्ट कर लेना, आंसर होगा 5√5 सेकेंड में यहाँ पर रूट लग जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 5√5 ओम, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन है, satellite is orbiting just above the surface of the earth with time period t if d is the density of the earth and g is the universal gravitation constant, the quantity 3 pi upon gd। देखिए कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, रेडियस मान लो r है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन b, तो 2 पाई r और b ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होती है gm अपॉन r, स्मॉल r लिए तो ये भी ले लेते हैं। तो 2 पाई r g ऐसे रखो और मास को ब्रेक कर लो, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल, r² आएगा, ये r² से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन √g इंटू 4/3 पाई इंटू d आ जाएगा। ठीक, अब ये कह क्या रहे हैं, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनको स्क्वायर कर दो, तो इधर स्क्वायर करोगे तो t² आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका जो है g इंटू 4/3 पाई इंटू d। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, 3 पाई अपॉन GD, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पाई अपॉन GD, तो यहाँ पर हमें और से कोई मतलब नहीं, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पाई अपॉन GD, ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है, t² के हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, प्रोपोर्शनल टू t²। क्वेश्चन है, लाइट का है, 2 थिन लेंसेज आर सेम फोकल लेंथ f but one is convex and other is concave, when they are placed in contact with each other the equivalent, ओरल क्वेश्चन 9th क्लास का, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, ये हो जाएगा 0, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/0 इज इक्वल टू, 1 मिनट क्या निकालना था, ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ, ये आपका इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए गेट, ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ सब इस तरह से। यहाँ कह रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, तो हमने इसके 2 मेथड बताए थे, एक तो एल्जेब्रा कर सकते हो, दूसरा ट्रूथ टेबल से कर सकते हो। मान लो ट्रूथ टेबल हम लेकर चलते हैं, ठीक, तो ट्रूथ टेबल मान लीजिए हम ये फर्स्ट लेकर लेते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो 0 0, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, 0 का उल्टा 1, यहाँ 1 आया, अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1 + 1 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, तो
फिर से देखते हैं, 0 का उल्टा 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, आपका एंड गेट है तो 1 इंटू 1 तो 1 आया, 1 का उल्टा 0 आया। तो ये आपका मैच किया। देखिए अब ये मैच नहीं किया, ये मैच नहीं किया, अब ये फर्स्ट और थर्ड मैच कर रहे हैं। अब इन दोनों चलते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं, 0 1 ले लो, तो 0 लगाया, यहाँ 0 का उल्टा 1 आ गया, यहाँ 1 लगाया, 1 का उल्टा यहाँ 0 हो गया, 1 इंटू 0 तो ये 0 आया, 0 का उल्टा 1 आया, तो 1 आया, ये 1 आया, अब यहाँ देखो ये 0 आ गया, बस ये करेक्ट हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अब मैथमेटिक्स आप अलजेब्रा इसकी लगाना चाहते हो, अलजेब्रा देखो, ये हमने ए लगाया तो यहाँ ए बार आ गया, यहाँ बी बार आ गया, यहाँ जो आएगा ए बार प्लस बी बार, और ये इधर जो आ जाएगा यहाँ ए बार प्लस बी बार का बार। अब यहाँ थ्योरम लगा दो, थ्योरम लगाओगे जो प्लस में हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, ये बार और ए बार, तो ये बार बे बार बिना बार, ए इंटू बी आ गया, तो y इज इक्वल टू ए बी। अब देख लो, इससे निकाल लो, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, फिर से देखिए, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर गलत कर दिया, सॉरी, दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इधर देखिए, ए लगाया, यहाँ ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, यहाँ जो आएगा ए बार इंटू बी बार, और यहाँ जो आएगा ए बार इंटू बी बार का बार, तो ये मल्टीप्लाई तो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए बार बार प्लस बी बार का बार, तो बिना बार तो हो जाएगा ए प्लस बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ आप सेट करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। दोनों मेथड हमने आपको बताए थे जो आपको इजी लगे। हाँ, 45 देखिए, सब देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये भी कराया क्वेश्चन आपका था। ये लूप ऐसे गया है, तो ये हमने फील्ड B1 ले लिया, ये फील्ड हमने B2 ले लिया, इसकी वजह से हमने B3 ले लिया। ठीक, तो जो B1 की वैल्यू आएगी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, ये सॉरी 4 पाई अपान आई अपान आर, आर की जगह कैपिटल आर। अच्छा, B3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो B3 की हो जाएगी हाफ कॉइल है तो म्यू नॉट बाई 4 आई अपान आर आ जाएगा। और B2 की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये भी आई अपान आर। ठीक, डायरेक्शन पे आ जाते हैं, देखिए ये डाउनवर्ड्स, ये भी डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड, तो B1 B2 डाउनवर्ड्स हैं, ये डाउनवर्ड्स, ये भी डाउनवर्ड्स, और ये आपका अपवर्ड। तो डाउनवर्ड्स जो नेट फील्ड है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो बी डाउनवर्ड्स जो है ये आ जाएगी B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर प्लस म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, तो वैल्यू हो गई ये म्यू नॉट अपान 4 पाई हो गया 2 आई अपान आर। ठीक, और दूसरा जो है ये म्यू नॉट अपान 4। अब हम ये देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन हो, क्योंकि एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड्स है। देखिए आई अपान आर म्यू नॉट, ये छोड़ दो, 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 2 पाई आ जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हो क्या रहा है कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी।
इसका मतलब ये हो गया कि नेट फील्ड हमारी जो आ जाएगी B इज इक्वल टू, ये हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 I अपान R माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये 2I अपान R। ठीक, तो इसको 2 से काट दे रहे हैं तो सीधे सीधे म्यू नॉट बाई 4 I अपान R बाहर हो गया, यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा आपका 1 अपान पाई बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शंस चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो है जो नेट डायरेक्शन हमने माना है, कौन सा माना है, ये वाला B3 हमने यहाँ पर बड़ा माना हुआ है। तो B3 जो बड़ा है तो जो डायरेक्शन इसका है B3 डायरेक्शन अपवर्ड है, बाहर की ओर है, तो नेट डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है पॉइंटेड फ्रॉम द पेज, अवे फ्रॉम द पेज, अवे फ्रॉम द पेज मतलब पेज के बाहर होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जब दो अपोजिट होते हैं तो जो बड़ा होता वही डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा बड़ा कौन सा था। अब यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम, तो फॉर्मूला डायरेक्ट RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लगा दो। कह रहे हैं 0 पे 2 ओम है। ठीक, तो 2 ओम है, ये R0 की वैल्यू हो गई, तो यहाँ हमने सीधे 2 लिख दिया, और 6.8 है 80 डिग्री पर, तो ये 6.8 हो गया। 1 प्लस अल्फा और 80 माइनस 0, देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर स्मॉल थीटा या टी दिया होता डिग्री यूज करते हैं, कैपिटल टी होता तो हम उसमें केल्विन में यूज करेंगे। 2 इधर ले आओ, 2 3 जा 2 4 जा 1 प्लस एक चीज़ अल्फ़ा छूट गया, यहाँ पर अल्फ़ा लिख देते हैं, अल्फ़ा इंटू 80, तो 80 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2.4 अपान 80। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका सेकंड आंसर ये आ जाएगा। (47) क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P यहाँ फाइंड करना है आपको। तो क्या करो, दोनों को जैसे निकाल लो कि V एट P ये हो जाएगा K, माइनस है तो माइनस Q अपान R। अब R यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 6 और 6, और ये देखो यहाँ से 3 निकल गया, 2 बचा, 6 2 8 आ जाएगा। अब इसकी वजह निकाल लो, K Q अपान 3 निकल गया, 2 बचा, 2 सेंटीमीटर बचा। ठीक, तो सेंटीमीटर है और ये जो है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁻² वोल्ट, तो इसको बदल लो, तो 10⁻⁻² और इंटू 10⁻⁻² कर लो। ठीक, अब KQ तो बाहर निकाल लो, KQ बाहर हो गया आपका, KQ हमने बाहर कर लिया। ठीक, और क्या बाहर हो जाएगा, 10⁻⁻² बाहर कर लो, और क्या बाहर हो जाएगा, 2 ही बाहर कर लो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1/4, -1/4, और यहाँ बचेगा KQ/2, तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा KQ इंटू 10⁻² ऊपर ले लो, 2 नीचे ले लो, ये वाला, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3/4, नहीं 4 में से 1 3, प्लस में 3/4 आ जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/8 KQ इंटू 10⁻²। तो ये आंसर यहाँ छूट गया है, ये 3/8 KQ होगा, और कह रहे हैं 10⁻² वोल्ट है, इसको छोड़ दो इतना,
जब इतना छोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 3/8 k इंटू क्यू, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ है, यहाँ करेक्ट कर लेना। फोर्टी 48 देखिए, में हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, सब कॉपी, सभी क्वेश्चंस आपके कॉपी के दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा 3 लेंस मान लिया, एक का f1 मान लिया करो कि ये फोकल लेंथ आपने ले लिया f1, इस वाले का कह दिया f2, इस वाले कह दिया f3। तो पहले 1/f का जो फार्मूला होता है, ठीक, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f1 इज इक्वल टू n। अब इसका n कितना है 1.6, तो 1.6 माइनस 1/r1, ये माइनस 1/इंफिनिटी, माइनस 1/r2 राइट साइड है तो प्लस लेंगे, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। और इसका रेडियस दिया गया है, कितना दिया गया है 20, तो 1/20 हो गया। देन 1/f1 इज इक्वल टू 0.6, और ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस वैल्यू हो जाएगी /20 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग 1/f2 निकाल लो पहले। तो 1/f2 ये है, n वैल्यू इसकी दी गई है 1.5, तो 1.5 माइनस 1/r1, तो 1/r1 इस साइड है, पॉजिटिव लेंगे, 1/20 माइनस, अब ये लेफ्ट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20, तो 0.5/2/20 तो हो जाएगा 10, ये हो गया। अब 1/f3 निकाल लो, f3 इस वाले लेंस का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना है 5, 1.6, तो 1.6 माइनस 1/r1। अब इसका देखिए फेस इस साइड को है, तो हो जाएगा माइनस 1/20 और माइनस 1/इंफिनिटी, तो हो जाएगा 0.6 माइनस में 20। तो नेट फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो 1/f1 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, तो ये हो जाएगा -6/200 कर लो, f2 की वैल्यू 5/100 कर लो, ये माइनस आ जाएगा यहाँ 6/200 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। (49) इसमें दिया गया है वायर कैरिंग करंट आई अलोंग दी एक्स एक्सिस लेंथ एल। देखिए वायर है, करंट आई जा रही है, लेंथ इसका एल दिया गया है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ये इसे रखा है, इधर एक्स है इधर वाई है। ठीक, इट केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बी दिया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स का फार्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। जब इसी वेक्टर नोटेशन में करोगे तो आई एल क्रॉस बी ये होता है, ये आई एल क्रॉस बी। अब आई एल तुम्हारा अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है, तो इसको हम जब वेक्टर नोटेशन लिखेंगे तो आई एल आई हो गया, क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ दी गई है वेक्टर नोटेशन में, तो ये है 2i प्लस 3j और माइनस 4k। अब इसका तुम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, i को i से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, i को जेस करोगे तो k आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3i l i क्रॉस j, तो हो जाएगा k। अब इस i को मल्टीप्लाई करो k से, तो i j k, तो i क्रॉस k माइनस j आ जाएगा, तो माइनस में ये आ जाएगा आपका i l 4i l
4ILG आ जाएगा। ये फोर्स इसका मॉड ले लो, और मॉड ले लोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 9 I स्क्वायर L स्क्वायर 16 I स्क्वायर L स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 25 I स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक, तो ये 5I इंटू L, ये आंसर आपका सेकंड हो जाएगा 5IL। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक्सटी ग्राफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शोन अ फिगर द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ये हो गया। ठीक, तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो -4 पाई स्क्वायर इन अपान टी स्क्वायर इंटू वाई, तो -4 पाई स्क्वायर और टी टाइम पीरियड एक ऑक्सीलेशन का टाइम पूरा ये देखिए 8 सेकेंड है, तो 8 का स्क्वायर, और ये वाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया किसी एक डायरेक्शन में, तो 1 लिख दिया, तो हो जाएगा ये 64, तो -4 पाई स्क्वायर अपान 64, तो -पाई स्क्वायर अपान 16, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये पाई स्क्वायर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थर्ड वाला, -पाई स्क्वायर अपान 16 मीटर सेकंड की पावर -2। ओके, तो ये एनालिसिस रहे बच्चों। अब इसमें जो है आपने देखा कि जो बेसिक चीज़ें थी, फिर से हम बता रहे हैं कि 5-6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे आपके, ठीक, और बाकी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे फार्मूला 20 क्वेश्चन थे। तो फार्मूला यदि आपको याद हुआ है और उसके एप्लीकेशंस आते हैं, कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस थे, सारे बनाए हुए क्वेश्चन, बैठ के बनाए हुए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा उन्होंने कोशिश किया बाहर से रखने का, बाकी टोटल इंटरमीडिएट NCERT बुक के क्वेश्चंस थे। तो ये रहा आपका एनालिसिस। ओके।